साथियों नमस्कार। हिंदी में कुछ प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है। हमने आपसे सजेशन भी मांगे थे कि कैसी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा चैप्टर वाइज, तो हम तैयार हो रहे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए। कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दें, और एक दिन पहले हम आपको वीडियो में बता देंगे कि अगले वीडियो में हम कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस कराएंगे, और वो चैप्टर प्लेलिस्ट में होगा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी उस चैप्टर को आप पहले पढ़ लें, फिर उसके जब ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे तो आपको करने में अच्छा भी रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम प्रयास करेंगे कि ढूंढ ढूंढ के आपसे करवाएं, ताकि वो चैप्टर का जब सवाल पेपर में आवे तो गलत ना हो। आज लेकिन पहले हम मिक्स प्रैक्टिस की ओर चलते हैं, और पहले सवाल देंगे आपको, आप करने का प्रयास करिएगा, फिर उसके बाद आंसर भी बताएंगे, तो अपने आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। पहला सवाल है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। जो भी आपको इसमें आंसर लग रहा हो कॉपी में नोट कर लो। अभी वीडियो के लास्ट में हम आंसर देंगे। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। 32 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 22, 18, 25। अगला है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका दो लिखाएं हमने, उपत्यका और अधित्यका। अगला सवाल है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अत्यंत में उपसर्ग कौन सा लगा है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके सामने। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला है, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? मनई, मानव, मानो, मनुष्य। तद्भव बताना है। आंसर कॉपी में लिखते जाओ, अभी आंसर मिलाएंगे। ये आपका टेस्ट भी हो रहा है कि आपको कितना आता है। चौराहा शब्द में समास बहुत बार पूछा गया है, ये आपका सही भी हो रहा होगा। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। जिसका ना आए तो आप प्लेलिस्ट में जाके समास पढ़ सकते हो। हम बार बार बताते हैं कि हम वो सवालों की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम आपको, और कोई अगर बिना पढ़ाया हुआ उसको हम बता देते हैं। तो जो अगर समास किसी का नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के समास के सभी भाग पढ़ ले, समास कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अनज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, यज्ञ। अज्ञ का विलोम बताना है, कई बार हमने इसकी चर्चा की है। अगला है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? अवमूलन, संश्लेषण, विश्लेषण, रोपण। उन्मूलन, किसी भी शब्द का विलोम लाना है तो ये मालूम होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है। 40 नंबर सवाल है, यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्कर, तरंगिणी, अर्कजा, क्लेश। यमुना, हमने कुछ पर्यायवाची भी प्लेलिस्ट में डाले हैं, उनको ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं वो सब। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? यानी इसमें से 3 जो है सूर्य के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। जो नहीं है वही आपका आंसर सही है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, अवधी, बांगरू, तेलुगु। हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? अगला है, ब्रजबुल नाम से जानी जाती है
पंजाबी, गुजराती, पुरानी बांग्ला, मराठी। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 3, 4, 2 या 5? अगला सवाल है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला या वाले कारक कौन से हैं? स्वास्थ्य, परिपक्वता, प्रेरणा या ये सभी? ये टेट के लिए इम्पोर्टेंट है सवाल, बीएड के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल भी बीएड टेट के लिए ही है। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? लिखना, सुनना, पढ़ना या ये सभी? ध्वनियों के विभेदीकरण यानी अलग करने के लिए। अगला है, वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी या ये सभी? अगला है, प्रतिधन आरोपण की संधि क्या बनेगी? प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण या प्रतिरोपण? संधि भी हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, जिसका संधि ना पढ़ा हो वो भी पढ़ सकता है प्लेलिस्ट में। जब दोबारा पढ़ाएंगे तब भी तो वही पढ़ाएंगे जो इस समय है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुधन प्रकृति, दुष्धन प्रकृति, दुष्प्रधन कृति, दुष्यधन प्रकृति। अगला है, राम को रूप निहारति जानकी कंचन के नग की परिछाही। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? राम को रूप निहारति जानकी कंचन के नग की परिछाही। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? अच्छी बात है कि छंद भी हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, उसमें हमने इस बात का जिक्र किया है। क्या होगा आपके हिसाब से? पतंजलि, पिंगल, मनु या पाणिनि? 52 है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा समास है, वो कौन सा अलंकार है? हालांकि अलंकार अभी हमने नहीं पढ़ाया है, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, तो आपको अगर आता हो तो लगाइए। अगला सवाल है, एक रचना आ गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पौमचर्यु किसकी रचना है? चंदबरदाई, विद्यापति, अब्दुल रहमान या स्वयंभू? पौमचर्यु। 54 नंबर सवाल, एक रचना और है, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने दिया है यानी किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला या रामवृक्ष बेनीपुरी? माटी की मूर्तें, इसमें आप आंसर टिक लगाइए। जब सही हो जाए तो अच्छी बात है, गलत हो जाए तो इसको कहीं लिख लेना कॉपी में कि माटी की मूर्तें इन्होंने लिखा है। अभी आंसर थोड़ी देर में हो रहे हैं। उसके बाद अगला है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इनके रचयिता कौन है? किसने लिखा है इसको? कबीर, सूरदास, रहीम या बिहारी? इतने ही सवाल थे। और अब जो है हम आपके कुछ कमेंट देखेंगे, उसके बाद फिर आंसर देंगे। पहला कमेंट रंजना का है, गुड मॉर्निंग सर। आदर्श सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। और अनूप शर्मा, भैया चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करवाइए, प्रयास करेंगे चैप्टर वाइज ही हो बेटा। गुड मॉर्निंग बोला इन्होंने। रावेंद्र प्रताप गुड मॉर्निंग। और सिम्मी जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। वो जिस समय वीडियो कोई देखता है उसी समय का नमस्कार सब लोग करते हैं, तो कोई सुबह देख लिया, कोई दोपहर में देख लिया, कोई रात में देखता है, अभी कुछ लोग गुड नाइट भी कहेंगे। उसके बाद पिंकू वर्मा के आंसर आए हैं, रीजनिंग के हैं ये। और ये कुमार अतुल ने उपसर्ग प्रत्यय वाला भाग पढ़ा है, उन्होंने बोला सही है, अच्छा है। अंजलि मिश्रा कह रहे प्रणाम सर, हो गया सब सर क्लियर, अब आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छे से। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए सब लोग
रात दिन लगे रहते हैं कि ये दिन देखने को मिल जाए, और अच्छा लगा। किसी दिन हम यूट्यूब वाले सभी साथियों को अंजलि मिश्रा से मिलवाएंगे, और भी जो लोग जेल वार्डन में या भी रिजल्ट आया उसमें सेलेक्ट हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सबसे एक छोटा छोटा वीडियो ले करके और आप लोगों से मुखातिब कराएं, और इनकी क्या क्या ये कह रहे हैं आप लोगों से। तो जो भी यूट्यूब पर हमारे साथी जुड़े हैं उनसे सबकी मुलाकात करावें। रंजना गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। विजय कुमार गुड सर। विनय कुमार वेरी गुड सर। सालू सोनकर नमस्ते सर जी। विक्रांत सिंह कुछ कह रहे हैं, चैप्टर वाइज अच्छा रहेगा भैया, जो चैप्टर टेस्ट उसको पहले वीडियो के लास्ट में बता दीजिएगा, पहले से पढ़ भी लेंगे भैया। वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे जो भी चैप्टर वाइज होगा उसको हम पहले बता देंगे कि ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, और उसका फिर हम टेस्ट इसी तरह सवाल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अच्छा सजेशन है। नीरज यादव ने आंसर दिया है, सभी आंसर दिए हैं लगभग। शिवमूर्त ने आंसर दिया है, ये रीजनिंग के आंसर हैं। भैया जी नमस्ते नमस्ते। और नीरज यादव नमस्ते कर रहे हैं। नीरज यादव कह रहे हैं कि सर कल मेरा एनटीपीसी का पेपर था, रीजनिंग में पूरे के पूरे हल कर दिया सर। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छे बच्चे अच्छा काम करेंगे ही। बाकी नीरज के और आंसर हैं। तो इस तरह से कमेंट थे। अब चलते हैं जो सवाल हैं उनके आंसर की ओर। आंसर में सबसे पहले सवाल था, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होगा? शुद्ध वर्तनी, मौखिक में इसका कोई मतलब नहीं है। सुलेख भी नहीं, बल्कि सुतलेख भी नहीं, बल्कि आशुभाषण, यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति होगी, जो आप मुख से आप बोलते हैं तो उसमें आशुभाषण जो होगा, यानी जल्दी जल्दी जब आप भाषण देंगे तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। तो पहले में 31 नंबर में आपका आंसर आशुभाषण। 32 नंबर जो सवाल है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? सही लगाया होगा आप लोगों ने। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों के नाम भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। मारवाड़ी, जयपुरी, लिख लो कॉपी में। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, मगधी नहीं मगधी, मगधा में बड़ी की मात्रा, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली, कितनी हो गई भाई, और एक पहाड़ी है, पहाड़ी। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। 33 नंबर सवाल है, हमने आपको कई बार बताया है उपत्यका और एक बताया अधित्यका। उपत्यका और अधित्यका। तो उपत्यका मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि जो होती है उपत्यका कहलाती है, और पर्वत के ऊपर की भूमि जो है वो अधित्यका कहलाती है। अगर आ जाए पर्वत के ऊपर की भूमि तो अधित्यका होगा, और पर्वत के पास की भूमि वो उपत्यका का अर्थ होगा पर्वत के पास की भूमि। हमने लिखाया दो पर्वतों के बीच की भूमि, तो वो उपत्यका होता है, और पर्वत के ऊपर की भूमि कहे तो अधित्यका। अगला है अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा? तो अत्यंत शब्द का उपसर्ग जो है वो अत्यंत का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा अति धन अंत। अति धन अंत, तो इसमें यण संधि होगी। कौन संधि होगी? यण संधि। तो इसमें देखा जाए तो अति उपसर्ग होगा, अति। उसके बाद अगला सवाल है 35 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सा तत्सम यानी शुद्ध है। तो आप जानते हो कई बार पूछा गया सवाल, श्रृंगार जो ऐसे लिखा जाता है यही शुद्ध है। इसको देख लीजिए, एक आध बार लिख लीजिए। तद्भव शब्द इसमें बताना है 36 नंबर में। तो इसमें तद्भव शब्द मनई होगा,
यही तद्भव है। तद्भव मतलब बिगड़ा हुआ। चौराहा शब्द में समास कई बार हो चुका है, द्विगु होगा इसमें, द्विगु। 38 में है अज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता। अज्ञ माने जिसे कुछ भी न मालूम हो, और विज्ञ मतलब जानकार, तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। 39 है उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना, इसका अर्थ होगा रोपण, किसी चीज को गाड़ना, तो उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। अगला यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन है? यमुना शब्द का पर्यायवाची, तो यमुना शब्द का पर्यायवाची जो होता है, यमुना देखो माना गया है सूर्य की पुत्री, तो सूर्य का पर्यायवाची अगर आपको आता है और पुत्री का आता, दोनों जोड़ देंगे तो यमुना बन जाती है। अर्क माने सूर्य होता है, जा माने पुत्री होता है, तो अर्कजा जो है यमुना का पर्यायवाची है। तरणी माने सूर्य होता है, तनुजा माने पुत्री होता है, तो तरणी तनुजा अगर कहे तो वो भी यमुना का होता है, तो इसमें अर्कजा होगा। सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसमें देखा जाए सुधांशु है, आदित्य है, दिवाकर है, अंशुमाली है, तो इसमें देखा जाए सुधांशु जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, यही जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 42 से निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो इसमें जो आप जानते हो तेलुगु जो है, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, और कन्नौजी, अवधी, बांगरू सब आती हैं। 43 में ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? ब्रजबुलि नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो जिसमें जो पुरानी बंगला है, पुरानी बंगला भाषा, उसको ब्रजबुलि कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। 44 नंबर है हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जो कि का से लेकर माँ तक होते हैं। फिर दूसरा होता अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये 11 लावा होते हैं। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन जो सासा साहा होते हैं। तो पूरे व्यंजन जो 33 होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 45 है, ये बीएड वगैरह के लिए ज़्यादा सवाल है, तो परिपक्वता, प्रेरणा एवं स्वास्थ्य तीनों जो है भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, तो इसमें ये सभी होगा। 46 नंबर में है ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? 46 नंबर सवाल जो है, 46 कह रहा ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए सुनना, सुनना जो होता है वो भाषा कौशल में प्रयुक्त होगा, सुनना। उसके बाद 47 है, ये भी बीएड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप, और किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ये शिक्षण अभिरुचि से होता है, आयोजन करना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो वाचन प्रवीणता प्राप्त करने के लिए भाषण, अंत्याक्षरी और वाद विवाद सब कुछ सही है, यानी ये सभी होगा। 48 है प्रतिधन आरोपण, तो इसमें बनेगा प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण बनेगा, और इसमें यण संधि होगी। सबसे इंपॉर्टेंट संधि यण संधि होती है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे, तो प्लेलिस्ट में है भी पूरा संधि, आप पढ़ सकते हो। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये विसर्ग संधि के तहत होगा, दुहधन प्रकृति। उसके बाद 50 नंबर जो है, 50 में कह रहा है कि राम राम को रूप निहारति जान की कंचन के नग की परछाई, इसमें कौन सा रस पूछा गया है? तो इसमें देखा जाए तो इसमें श्रृंगार रस होगा, राम के रूप को निहारा जा रहा है, श्रृंगार रस। 51 छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हमने लिखाया है, छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता है पिंगल मुनि माने गए हैं, पिंगल मुनि, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। 52 है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण कमल एक शब्द दिया है, चरण कमल, इसमें कर्मधारय समास है, और जब किसी लाइन में कर्मधारय समास का कोई उदाहरण मिल जाता है तो उसमें रूपक अलंकार होता है। अभी अलंकार पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। 53 नंबर सवाल कहाँ गया,
पौमचर्यु किसकी रचना है पूछा गया है। 53-54 एक साथ देख लो। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु जो है आदिकालीन कवि एक है स्वयंभू, इन्होंने लिखा है, स्वयंभू की रचना है ये, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो जो माटी की मूर्तें रेखा चित्र है इसको राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी। 55 नंबर यानी कि लास्ट सवाल होगा ये। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इसको किसने लिखा है? तो इसको तो आप कर ही लिए होंगे, ये रहीम दास का दोहा है, रहीम जी का। तो इस तरह से सवाल जो भी थे हमने बता दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। और आप लोगों को कमेंट भी आए कि चैप्टर वाइज किया जाए, तो प्रयास करेंगे कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।